हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोगों ने स्टार्ट किया था अफवाह तंत्र, या जो हमने स्टार्ट किया था, जो नदियों वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके जो नदियाँ हैं उसको हमने 3 भागों में विभाजित किया था। एक किया था अंत अफवाह तंत्र, एक किया था अरब सागरीय, और एक हमने विभाजन किया था बंगाल के खाड़ी का जो नदी तंत्र है, जो अफवाह तंत्र है, वो वाला पार्ट। ये तो हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। आज हम इस पॉइंट को कवर करेंगे और हमारी जो भी अगली क्लास होगी या आगे की जो क्लास है वो बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हमारा है अफवाह तंत्र। जो अफवाह तंत्र के अंतर्गत हमारा जो पार्ट है वो है अरब सागरीय अफवाह तंत्र, यानी जो नदियाँ हैं, जो नदियाँ या वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है, वे अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। कौन सी नदियाँ कहलाती है? अरब सागर की नदियाँ कहलाती है। तो चलिए लिखते हैं वे नदियाँ। क्या कहा हमने? वे नदियाँ जो अपना जल, वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी जो हमें दिखती है डायरेक्ट, कुछ नदियाँ प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष नदियाँ होती है। जैसे कि प्रत्यक्ष नदियाँ जो डायरेक्ट सीधे अरब सागर में जाके गिरती है, जैसे कि माही नदी हो गई। और अप्रत्यक्ष नदियाँ कौन सी हो गई? माही नदी की जो सहायक नदियाँ है वो माही नदी में मिलती है, और माही नदी आगे जाके फिर वो अरब सागर में गिरती है। इस तरीके से वे नदियाँ अप्रत्यक्ष कहलाएगी। वे नदियाँ जो अपना जल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में ले जाती है, अरब सागर में ले जाती है, अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। नदी तंत्र की नदियाँ कहलाती है। तो आशा करता हूँ ये बिंदु आप समझ गए होंगे। हमने क्या कहा है? हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि अरब सागरीय नदी तंत्र कौन सा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास है वो जो भारत का मैप है, ये हम मान लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बना दिया है। ये बॉक्स है, ये बॉक्स यानी ये भारत है, और यहाँ पे हमारे पास आता है अरब सागर, और यहाँ पे आता है बंगाल के खाड़ी नदी तंत्र। वे नदियाँ इसके अंदर कौन सी हो जाएगी? वे नदियाँ जो अपना जल कहाँ लेके आती है? अरब सागर में। जो डायरेक्ट लेके आएगी वो तो हो जाएगी प्रत्यक्ष नदियाँ हो जाएगी, और जो अपना जल है वो इस मुख्य नदी में डाले तो वे अप्रत्यक्ष हो जाएगी। इस प्रकार से ये पूरा जो नदी तंत्र बनता है, ये कौन सा नदी तंत्र बनेगा? अरब सागरीय नदी तंत्र बनेगा। और ऐसा कार्य करने वाली जो नदियां हैं वो अरब सागरीय नदी तंत्र की नदियां कहलाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सहायक नदियां आती है। मुख्य नदियां जो अरब सागर की आती है वो 4 मुख्य नदियां आती है। कौन कौन सी सहायक 4 नदियां मुख्य है? माही नदी, सागरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी, और जो चौथी है वो लूणी नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी? लूणी नदी। तो इसको अगर हम देखने का प्रयास करें कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, एक बार मतलब वो मान सकते हो कि इस तरीके से याद करने से, मतलब एक ही जगह पे सारी अगर वो जो सहायक नदियाँ आएगी तो याद करने में आसानी रहेगी। तो लिख लेते हैं माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो माही नदी की जो सहायक नदियाँ आती है वो आती है सबसे पहले अनास नदी आती है, एक आती है सोम नदी, अनास, सोम, जाखम, और अगर हम देखें तो लाखन, जाखम और लाखन, चाप और ईरू, ये 5 नदियां हैं, मुख्य रूप से 5-6 नदियां हैं, ये माही नदी की सहायक नदियां कहलाती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने माही नदी की सहायक नदियां पढ़ रहे थे
जिसके अंतर्गत अनास नदी, सोम, जाखम, लाखन, चाप और ईरू मुख्य रूप से है इसकी सहायक नदियों के अंतर्गत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आती है साबरमती की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती की अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो साबरमती नदी की जो सहायक नदी आती है वो आती है मती। मती तो हथमती, ये देखो यहाँ पे मती लिखा हुआ है, तो मती से रिलेटेड ही हथमती। हथमती नदी है वो सागरमती की सहायक नदी है। हथमती हो गया। हथमती के बाद वैत्रक, हथमती, वैत्रक, सेई, और एक और नदी इसकी जो सहायक आती है वो आती है मानसी वाकल या मानसी नदी। मानसी वाकल, मानसी वाकल, ये दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो हम याद क्या रखेंगे, हम याद रखेंगे कि जो साबरमती नदी है उसकी जो सहायक नदियाँ हैं, साबर, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया मती, कहाँ पे, ये हो गया मती, तो मती से मिलता जुलता नाम हथमती, वैत्रक, सेई और मानसी। हथमती, वैत्रक, सेई और मानसी। फिर अगर हम बात करें कि पश्चिमी बनास जो नदी है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो पश्चिमी बनास नदी की बहुत अच्छी नदी का नाम आता है सीपू नदी। कौन सी नदी, सीपू। यहाँ देखिए सीपू को किस तरीके से याद रखेंगे, यहाँ पे मैं याद करवाता हूँ। देखो हमने क्या लिखा है, पश्चिम, तो ये सी को आगे ले लो, ये सी हो गया, और ये सीप या फिर सीपू। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि पश्चिमी बनास की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, वो है सीपू नदी। सीपू नदी है वो पश्चिमी बनास की सहायक नदियाँ हैं, सहायक नदी हैं। आगे अगर हम बढ़े तो हमारे पास आती है लूणी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। लूणी नदी की सहायक नदियों के अंतर्गत याद रखने के लिए जिसके अंतर्गत बड़ी ई या बड़ी ई की मात्रा लगेगी वो लगभग लूणी नदी की सहायक नदियाँ होगी। जैसे कि देखते हैं, कहाँ गया पॉइंट, ये देखिए लीलरी नदी। कौन सी नदी, लीलरी। लीलरी हो गई, सागी हो गई, इसके अंदर सबके अंदर देखो बड़ी ई की मात्रा आती है। चवाई नदी हो गई, कौन सी, चवाई हो गई, सुकड़ी हो गई, सब में ई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। देखो सुकड़ी हो गई और जोजरी हो गई। जोजरी भी लूणी नदी की सहायक नदियाँ हैं। बांडी नदी, बांडी भी इसी की सहायक है, लूणी नदी की। फिर और अगर हम देखें तो जो मीठड़ी नदी आती है वो भी किसकी सहायक नदी है, वो भी लूणी नदी की ही सहायक नदी है। तो हमने क्या क्या बात किया है, हमने बात की है कि माही नदी की सहायक नदियाँ देखें तो वो आती है अनास, सोम, जाखम, लाखन, चाप और ईरू। साबरमती नदी की अगर सहायक नदियाँ देखें तो हथमती, वैत्रक, सेई और मानसी। और भी बहुत सारी नदियाँ आती है, याजम हो गया, साब करके, ऐसे बहुत सारी नदी आती है, लेकिन मुख्य रूप से इनको ध्यान में रखना है। फिर अगर हम देखें पश्चिमी बनास की सहायक नदी सीपू नदी आती है, जो आगे जाके क्या नाम मिलता है, सुकड़ी नहीं, सुकली ली करके आता है। क्या नाम आता है, एक नाम आता है इसी के सहायक नदियों के अंतर्गत ही, सुकली नदी। जो ये दो, सीपू फर्स्ट और सीपू सेकंड, आगे जाके सुकली नदी का निर्माण करती है। फिर लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी के अंतर्गत लीलरी हो गई, जवाई हो गई, जोजरी हो गई, मीठड़ी हो गई, सागी हो गई, सुकड़ी हो गई और बांडी। ये सारी की सारी नदियाँ हैं वो लूणी नदी की सहायक नदियाँ। और लूणी नदी की सहायक नदियों की पहचान के लिए हमारा तरीका क्या है, बड़ी ई की मात्रा वाली जो नदियाँ हैं लगभग वो सारी की सारी जो सहायक है वो लूणी नदी की ही सहायक आती है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है समापन के आधार पर। हमने 4 नदियों की बात की अभी। कौन सी 4 नदियाँ हमने की है, माही और दूसरा क्या नाम था, एक का नाम था माही और दूसरे का नाम था साबरमती। कौन सी नदी, माही और साबरमती, ये 2 नदियाँ थी। इनको एक तरफ लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं लूणी, और दूसरा नाम आता है पश्चिमी बनास। हमने ये मुख्य रूप से 4 नदियाँ पढ़ी है, मतलब 4 नदियाँ जो अरब सागरी नदी तंत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से आती है। तो ये चारों नाम हमने लिख लिए हैं, माही और सागरमती, लूणी नदी और पश्चिमी बनास नदी।
फिर अगर हम इनके समापन की बात करें तो इन दोनों नदियों का समापन एक जगह पे होता है, जो कि नाम मिलता है हमारे को खंभात की खाड़ी गुजरात में। क्या नाम मिलता है? खंभात की खाड़ी गुजरात, या इसी का नाम मिलता है कंबे की खाड़ी। क्या नाम मिलता है? कंबे की खाड़ी। कंबे की खाड़ी। फिर अगर हम आगे और बात करें तो जो लूणी नदी है या पश्चिमी बनास नदी है, इनके अगर हम समापन की बात करें, इनका समापन होता है कच्छ का रन। कहाँ पे समापन होता है इनका? इनका समापन होता है कच्छ का रन गुजरात, या जिसे कहा जाता है लिटिल रन भी कहा जाता है। लिटिल रन, लिटिल रन में इनका समापन होता है। तो इसको किस तरीके से याद रखेंगे? देखो, इसको याद रखने के लिए माँ सबर रख, माँ सबर रख, मैं खंबे से नहीं डरता। माँ आप लोग सबर रखो, मैं खंबे से नहीं डरता। क्या नहीं डरता? खंबे से नहीं डरता। तो देखो, जो हमारे पास जो शब्द है माँ, माँ से क्या हो जाएगा? माँ से माही, माही नदी हो जाएगा। सबर से साबरमती हो जाएगा। रख, रख है भी एक तरीके से ख से खंभात की खाड़ी हो गया, या फिर खंबे, खंबे या कंबे की खाड़ी। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। और जो दूसरा बचता है वो हो जाएगा लूणी नदी, लूणी, या फिर इसको क्या लिखेंगे? लुक। कैसे याद रखेंगे? लुक, लुक, लुक पुक करके याद रखेंगे। क्या रखेंगे? लुक पुक, लुक पक, लुक पक या फिर लुक पुक करके याद रखेंगे। लू से हो जाएगा लूणी, क से कच्छ के कच्छ का रन, प से पश्चिमी बनास, और क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कच्छ का रन। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो हमारे को याद क्या रखना है? माही नदी और साबरमती का जो समापन होता है वो होता है खंभात की खाड़ी, जिसे कंबे की खाड़ी भी बोला जाता है। और अगर हम और देखें कि लूणी नदी और पश्चिमी बनास नदी का जो समापन होता है वो होता है कच्छ का रन गुजरात, या जिसे कहते हैं लिटिल रन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं माही नदी। तो माही नदी की अगर हम बात करें तो माही नदी राजस्थान के दक्षिण से होकर दक्षिण से, ये दक्षिणी राजस्थान की एक प्रमुख नदी आती है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान के दो जिले पड़ते हैं। एक जिला आता है ये, मान लेते हैं, और एक जिला है ये जिला आता है जिसका नाम आता है डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर। और ये जिला है बांसवाड़ा। अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये माही नदी, इसका उद्गम होता है अमरोरू की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? अमरोरू की पहाड़ियाँ। अमरोरू पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ से इसका जो उद्गम है वो होता है। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। फिर आगे ये बढ़ती हुई माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में। राजस्थान में जहाँ पे प्रवेश करती है वो स्थान आता है बांसवाड़ा का खादू गांव। कौन सा गांव आता है? खादू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर आगे ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर होते हुए इस तरीके से ये वापस निकल जाती है और ये डेल्टा बनाती है। कहाँ पे बनाएगी? ये बनाएगी, हमने कहा था, माँ सबर रख, मैं खंबे से नहीं डरता। तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे? खंभात की खाड़ी गुजरात में। अगर हम इसके किनारे कुछ महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें, क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें तो एक आता है इसके किनारे बैणेश्वर धाम, इसके किनारे आता है। और अगर हम इसके किनारे की बात करें, इसके किनारे गलियाकोट जो कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये बोहरा संप्रदाय का प्रमुख स्थान है, वो भी माही नदी के किनारे स्थित है। फिर इसके ऊपर अगर हम बांध की बात करें, किसके ऊपर? माही नदी के ऊपर
मुख्य रूप से 3 बांध बने हुए हैं, एक बांध, 2 बांध और एक आता है गुजरात में। अगर हम इनके अगर नाम की बात करें तो नाम आता है, पहला बांध आता है जो कि है, क्या नाम आता है? नाम आता है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध? कागदी पिकअप बांध, जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और एक ये दूसरा, एक और रेड कलर का हमने एक और जो चिन्ह लगाया है, जो बांध का साइन है, ये जो बांध है, ये बांध आता है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। ये भी माही नदी पर स्थित है। और ये लास्ट है जिसका नाम आता है कड़ाना बांध। कौन सा बांध? कड़ाना बांध, जो कि माही नदी के ऊपर स्थित है। फिर अगर हम के विस्तार की बात करें, विस्तार देखो ये कितने जिलों में फैली हुई है। जिले देखे तो 1 और 2, राजस्थान के 2 जिले। अगर राज्यों की बात करें तो ये एमपी से निकलती है, फिर राजस्थान में आती है, और फिर ये कहाँ चली जाती है? गुजरात में। यानी कितने राज्य कितने हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे 3। फिर अगर हम बात करें कि इसके बीच से एक रेखा निकलती है जिसका नाम आता है कर्क रेखा। ये मान लेते हैं ये हमारे पास है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। तो ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, देखिए एक तो ये हो गया, एक इसका जो कटाव है वो यहाँ पे कर्क रेखा को ये कितनी बार काटती है? कर्क रेखा को ये जो माही नदी है वो 2 बार काटती है। फिर और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माही नदी। तो माही नदी का उद्गम है वो हमने कहाँ पे पढ़ा है? माही नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के कौन सी पहाड़ियाँ? अमरोह की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। फिर और अगर हम बात देखें कि माही नदी के उपनाम कौन कौन से आते हैं, तो इसे कहते हैं आदिवासियों की गंगा। आदिवासियों की गंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र आता है, और वहाँ पे आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए आदिवासियों की गंगा कहलाती है। इसे कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था कांठल क्या होता है? कांठल का अर्थ होता है किनारा। किनारा मतलब जो माही नदी के आसपास का किनारा, यानी जो प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान पाया जाता है, तो इस हिसाब से वहाँ की जो गंगा है वो कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। वागड़ की गंगा, वागड़ यानी वही डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। और अगर हम देखें दक्षिणी राजस्थान की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी माही नदी को जाना जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तो माही नदी राजस्थान में प्रवेश की हमने बात की थी, कहाँ से प्रवेश करती है? ये देखिए ये वाला पॉइंट, कहाँ से प्रवेश हमने करवाया है? खादू बांसवाड़ा से। तो चलिए लिख लेते हैं, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? खादू नामक एक स्थान पड़ता है, खादू बांसवाड़ा से। कहाँ से प्रवेश करती है? खादू बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर अगर हम बात करें इसके बहाव क्षेत्र अगर देखें तो इसका जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र आएगा, चलो वो बाद में देखेंगे। पहले राजस्थान में बहाव क्षेत्र की बात करें। राजस्थान में बहाव क्षेत्र देखें तो ये राजस्थान के कितने जिलों में बह रही है? ये राजस्थान के 2 जिलों में बह रही है। एक बहती है कहाँ पे? एक बहती है डूंगरपुर, और दूसरा जिला आता है बांसवाड़ा में। इसका जो बहाव है वो आता है। तो इसका बहाव क्षेत्र कहाँ का हो जाएगा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। आगे बढ़ते हैं तो माही नदी सीमा बनाती है, किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? तो माही नदी सीधी सी बात है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है, तो माही नदी वो किसकी सीमा बनाएगी? डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती है, या सीमा का निर्धारण भी करती है।
फिर अगर हम बात करें कि माही बेसिन किन जिलों में फैला हुआ है, माही बेसिन की बात करें तो माही बेसिन का अर्थ होता है माही नदी के द्वारा निर्मित मैदान। तो ये जो निर्मित मैदान है वो राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के 3 जिलों में आता है। इसके अंतर्गत प्रतापगढ़ वाला जो जिला आता है वो भी माही नदी बेसिन में शामिल हो जाता है। चलिए लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, माही नदी का जो बेसिन है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 जिले शामिल किए जाते हैं। 2 तो आ ही जाएंगे, कौन कौन से, डूंगरपुर हो गया, दूसरा आ जाएगा बांसवाड़ा, इसके साथ साथ प्रतापगढ़ भी माही नदी के किनारे स्थित है, इसलिए माही बेसिन में जो प्रतापगढ़ जिला है वो भी शामिल किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है कि इसका जो संपूर्ण बहाव क्षेत्र कितना है। संपूर्ण बहाव क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है अमरोरू की पहाड़ी। कहाँ से, अमरोरू की पहाड़ी, जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अमरोरू की पहाड़ी से फिर ये राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ पे, खादू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, यानी बांसवाड़ा में इसका बहाव क्षेत्र आ जाएगा। प्लस एक और राजस्थान का कौन सा जिला आ जाएगा, राजस्थान का दूसरा जिला आता है डूंगरपुर। और ये दोनों जिले किस राज्य में स्थित है, ये तो हमारे राजस्थान में स्थित है। फिर अगर हम और इसका आगे बहाव क्षेत्र देखें तो फिर ये चली जाती है खंबात की खाड़ी। कहाँ पे, खंबात की खाड़ी। और ये खंबात की खाड़ी किस जिले में या किस राज्य में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात, या लिखेंगे जीजे। तो ये कितने राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र हो गया, बहाव क्षेत्र अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य कितने हो गए, ये देखिए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 3 राज्यों में इसका बहाव क्षेत्र है। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में माही नदी का बहाव है, 3 नदियों में बहाव क्षेत्र है, या 3 राज्यों के बीच की ये महत्वपूर्ण नदी है। आगे अगर हम बात करें कि माही नदी के ऊपर कौन कौन से प्रमुख बांध बने हुए हैं, तो माही नदी के ऊपर बांधों की चर्चा करें तो हमने वैसे तो पीछे पढ़ के आए हैं कितने बांध बने हुए हैं। ये देखिए रेड कलर वाले, ये सारे के सारे बांध है इम्पोर्टेंट करके। कौन कौन से है, देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ। एक हमने पढ़ा है कागदी पिकअप बांध, एक हमने पढ़ा है माही बजाज सागर बांध, और एक हमने कौन सा बांध पढ़ा है, कड़ाना बांध। तो माही नदी के ऊपर अगर हम प्रमुख बांधों की चर्चा कर रहे हैं तो इनका नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, माही नदी के ऊपर अगर हम बांध की चर्चा कर रहे हैं तो 3 प्रमुख बांध आते हैं। पहला बांध आता है कागदी पिकअप बांध। कौन सा बांध है, कागदी पिकअप बांध। जो कागदी पिकअप बांध है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा अगर हम बात करें तो एक बांध आता है जिसे कहा जाता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज जो बांध है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। लेकिन नदी की बात करेंगे तो नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी के ऊपर स्थित है, या माही नदी के ऊपर बना हुआ है। और अगर हम इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण बात लिखने का प्रयास करें तो ये जो माही नदी है वो राजस्थान का, माही बजाज सागर बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। क्या लिखेंगे, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध आता है। कौन सा बांध आता है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध, माही बजाज सागर बांध। फिर अगर हम एक और बांध की बात करें तो हमने एक और कौन सा पढ़ा था, कड़ाना बांध पढ़ा था। जो कड़ाना बांध है वो राजस्थान के, ये राजस्थान में स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है गुजरात में स्थित है। तो हमने माही नदी के ऊपर प्रमुख बांधों की चर्चा की है जिसके अंतर्गत हमने कहा कि 3 बांध आते हैं
पहला आता है कागदी पिकअप बांध जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। दूसरा आता है माही बजाज सागर बांध जो कि बांसवाड़ा में स्थित है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध आता है। अगर हम तीसरे बांध की बात करें तो वो आता है कडाना बांध जो कि गुजरात राज्य में स्थित है या गुजरात स्टेट में स्थित है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं तो माही नदी के किनारे प्रमुख धाम कौन कौन से हैं या प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं। तो माही नदी के किनारे प्रमुख धाम आता है जिसका नाम आता है बेणेश्वर धाम। कौन सा धाम? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा माही नदी के किनारे स्थित है। फिर अगर हम बात करें कि बेणेश्वर के बारे में प्रमुख बातें क्या क्या है, ये जो बेणेश्वर बांध है ये किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर। कौन सी नदी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी माही नदी। और अगर हम बेणेश्वर धाम के बारे में बात करें तो यह जो बेणेश्वर धाम है ये 3 नदियों का संगम स्थान है या 3 नदियों का संगम होता है। फिर बात करें कि कौन कौन सी 3 नदियाँ, तो आंसर हो जाएगा एक आती है सोम, माही और जाखम। ये जो 3 नदियां हैं इनका मिलन बिंदु है, इसलिए ये 3 नदियों का संगम बिंदु भी कहलाता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में ये बेणेश्वर धाम के बारे में, यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? यहाँ पे पूजा की जाती है खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। जो शिवलिंग है वो कैसा है? खंडित है यानी टूटा हुआ है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और अगर हम बेणेश्वर धाम के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पे जो बेणेश्वर धाम में मेला लगता है वो माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ पे मेला कब लगता है? यहाँ पे मेला है वो माघ महीने की जो पूर्णिमा आती है उस समय यहाँ पे मेला लगता है। और इस मेले को क्या कहा जाता है? इस मेले को कहा जाता है, कोई अच्छी सी पेन लेते हैं यार, ये ग्रीन ले लेते हैं। इस मेले को कहा जाता है आदिवासियों का मेला। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मेला कहा जाता है या आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहलाता है। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है माही नदी के किनारे कौन से धाम है या कौन से प्रमुख स्थान हैं। तो इन स्थानों की बात करें तो एक स्थान का नाम आता है बेणेश्वर धाम जो कि डूंगरपुर जिले में स्थित है। नदी आ जाएगी तो माही नदी के किनारे स्थित है। ये 3 नदियों का संगम है। सोम, माही और जाखम नदी का मिलन यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो पूजा है वो खंडित शिवलिंग की जाती है। फिर अगर हम मेला की बात करें तो मेला यहाँ पे माघ पूर्णिमा को बढ़ता है और इस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है माही नदी। कर्क रेखा से संबंधित माही नदी के क्या फैक्ट है? कर्क नदी से संबंधित माही नदी के अगर फैक्ट की बात करें तो आता है कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये देखिए, हमने क्या पढ़ा है कि माही नदी है वो कर्क रेखा के कितनी जगह से, ये पिंक वाली लाइन है, ये कौन सी रेखा है? ये रेखा है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? ये देखिए, ये एक यहाँ पे कट करती है और एक यहाँ पे। तो ये है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, 2 बार कर्क रेखा को काटती है। तो लिखते हैं माही नदी, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है।
फिर अगर एक बार देखने का प्रयास करें कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा को कौन कौन सी नदी काटती है, वो विश्व के संदर्भ में आ जाता है। फिर भी लेकिन हम वैसे पढ़ रहे हैं तो हमारा है वो बन जाता है, क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ें बन जाती है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वो पृथ्वी है। क्या है, ये हमारे पास पृथ्वी है। फिर अगर हम इसके ऊपर अक्षांशों की बात करें तो ये आ जाती है भूमध्य रेखा आ जाती है, ये आती है ऊपर कौन सी रेखा आ जाएगी, कर्क रेखा, और नीचे आ जाएगी मकर रेखा। क्या आ जाएगी, कर्क और मकर रेखा। तो चलिए नाम लिखते हैं, ये आ जाएगी भूमध्य रेखा, या इसे भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये जो ऊपर है वो कर्क रेखा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऊपर वाली है वो कर्क रेखा कहलाएगी, और नीचे वाली है वो मकर रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मकर रेखा। तो अगर हम इसको जो नदियां हैं वो 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा है, इसको कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की चर्चा करें तो वो नदी आती है माही नदी। कौन सी नदी, जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगर हम भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी की चर्चा करें तो उसका नाम आता है कांगो या जायरे नदी। कौन सी नदी, कांगो नदी, या फिर जो जायरे नदी आती है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर अगर हम मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आती है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ये नाम ही अटपट है, इसको खाली आप एक बार ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, भूमध्य को कांगो या जायरे, और मकर रेखा को लिम्पोपो। देख लीजिए एक बार, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो अपने को खाली कितना याद रखना है, अपने को याद रखना है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा माही नदी हो जाएगा। फिर अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं तो माही नदी की कुल लंबाई आती है कितनी, कुल लंबाई यानी ये जहाँ से इसका उद्गम होता है अमरोरू की पहाड़ियों से खंबात की खाड़ी तक, इसकी जो टोटल लेंथ हो जाती है वो होती है 576 किलोमीटर। कुल लंबाई 576 आती है। और अगर हम बात करें कि ये इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में मतलब खादू गांव से निकलती है, खादू गांव से इसका जो प्रवेश होता है, खादू गांव से लेके कहाँ तक, डूंगरपुर तक, इसकी जो राजस्थान में लंबाई हो जाती है वो हो जाएगी 171 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 171। इसकी जो लंबाई है वो कहाँ पे, राजस्थान में। और कुल लंबाई कितनी है, 576 है। आगे अगर हम बात करें कि माही नदी के किनारे कौन कौन से मैदान आते हैं, तो माही नदी के किनारे एक मैदान आता है जिसका नाम आता है चप्पन का मैदान। कौन सा मैदान, चप्पन का मैदान। चप्पन का मैदान वैसे हमने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत हमने वो उसके जो उप विभाग के अंतर्गत 3-4 भागों में विभाजित किए थे। बनास बाणगंगा बेसिन हो गया, माही नदी की बेसिन हो गए, तो उसके अंतर्गत माही नदी के बेसिन में हमने जो पढ़ा था चप्पन का मैदान, हमने पढ़ा था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच। कहाँ पे, सॉरी डूंगरपुर नहीं, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच, प्रतापगढ़ व जो बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का जो समूह है, के बीच 56 जो नदी नालों का समूह है या 56 गांवों का समूह है वो चप्पन का मैदान कहलाता है। तो हमने ये बिंदु तो वैसे पहले पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान ज्योग्राफी के नाम से, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, सहायक नदियों को याद करने के लिए एक क्रम ध्यान रखना है। क्रम से अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेंगे। कैसे, ईरू चाप लाखन, ईरू
ईरुचाप लाखन, क्या याद रखना है, ईरुचाप लाखन। जो प्राचीन समय में जो लक्ष्मण है उसने चाप लगाई थी, मतलब एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। इस तरीके से ये जो नदियाँ हैं वो लाखन, चाप और ईरू, इस क्रम में याद रखेंगे। और एक हमने और क्या पढ़ के आए थे, अब भी हम जस्ट पढ़ के आए थे, सोम, माही और जाखम का संगम होता है। कौन सी नदियों का संगम होता है, सोम, माही और जाखम का, बेणेश्वर के किनारे। तो सोम जाखम है वो किसकी सहायक हो जाएगी, वो हो जाएगी माही नदी की सहायक नदी हो जाएगी। और अगर हम देखें क्या करें, और अगर हम इसकी सहायक नदियाँ देखें तो मोरेन, भादर और अनास। मोरेन रेन यानी जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कौन से, दक्षिण राजस्थान में। मोरेन, भादर और अनास, बिना किसी कारण से ही दक्षिण राजस्थान में वर्षा हो जाती है। मतलब वहाँ पे लगता है ऐसे कि भाद्रव महीना ही चल रहा है यहाँ पे दक्षिण राजस्थान में। तो दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी। तो ये सारी किसकी हो जाएगी, सहायक। ये जो सारी सहायक नदियाँ हैं वो माही नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो एराव हरण, लक्ष्मण ने चाप काटा फिर भी क्या हो गया, हरण तो हो ही गया, किसका, पिताजी का। एराव और हरण भी हो गया, फिर भी हरण हो गया राव के द्वारा। राव यानी जो रावण है, रावण के द्वारा हरण हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आए होंगे। लक्ष्मण ने चाप काटा, इससे ईरू यानी तीर से चाप काटा, फिर भी राव यानी रावण, हराव यानी एराव, क्या नाम है, हराव नहीं, इसको लिखेंगे एराव और हरण, रावण के द्वारा फिर भी हरण कर ले गए। फिर सोम और जाखम, रेन भाद्रवे की तरह अनासी होने लगती है कहाँ पे, दक्षिण राजस्थान में। आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो माही नदी के ऊपर कौन कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना कौन कौन सी है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करने का प्रयास करें तो माही नदी के किनारे जो क्या थी, माही नदी के किनारे अगर हम महत्वपूर्ण परियोजना की बात करें तो पहली परियोजना आती है भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। कौन सी परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। कौन सी परियोजना, भीखाबाई सागवाड़ परियोजना। ये जो भीखाबाई सागवाड़ परियोजना है ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है, ये परियोजना है वो डूंगरपुर जिले में चलती है। कौन सी नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी माही नदी। और अगर हम बात करें दूसरी परियोजना की तो आती है जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना, जाखम परियोजना जो चलती है वो प्रतापगढ़ की महत्वपूर्ण परियोजना आती है। कहाँ की है ये आती है प्रतापगढ़ की महत्वपूर्ण परियोजना है। और नदी पूछेंगे तो नदी हो जाएगी जाखम नदी। तो जाखम नदी किसकी सहायक नदी है, जाखम नदी है वो माही नदी की सहायक नदियां हैं। सोम, माही, जाखम, त्रिवेणी संगम, बेणेश्वर धाम। अब तक तो आशा करता हूँ याद हो गया होगा। और इसके ऊपर जो जाखम बांध बना हुआ है, इसके ऊपर ये बांध बना हुआ है, जाखम परियोजना में जो जाखम बांध बना हुआ है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है, सबसे ऊंचा या सबसे लंबा बांध भी कह सकते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा या ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। तो कितनी हाइट हो जाएगी, हाइट है 81 मीटर। कितनी है, 81 मीटर। और अगर हम बात करें और इसके बारे में, मतलब इसकी जो और कोई महत्वपूर्ण परियोजना है तो वो नाम आता है अनास परियोजना। कौन सी परियोजना, अनास परियोजना। जो अनास परियोजना है वो राजस्थान में कौन सी नदी हो जाएगी, नदी हो जाएगी अनास नदी के ऊपर ये परियोजना चल रही है। और अनास नदी और ये परियोजना कहाँ पे चल रही है, तो आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिले में ये परियोजना चल रही है। और अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी माही नदी के ऊपर परियोजना चल रही है तो सोम कागदर परियोजना कौन सी आती है,
नाम आता है सोम कागदर परियोजना। कौन सी परियोजना? सोम कागदर परियोजना। तो सोम कागदर परियोजना है वो उदयपुर में चल रही है, और किस नदी के ऊपर? तो ये नदी हो जाएगी सोम नदी के ऊपर चल रही है। फिर और अगर हम देखने का प्रयास करें कि और कौन कौन सी जो परियोजना है वो चालू है, तो एक आती है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी परियोजना? नाम आता है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी परियोजना? सोम कमला अंबा परियोजना। ये कहाँ पे चल रही है? तो ये आंसर हो जाएगा डूंगरपुर में चल रही है। और कौन सी नदी हो जाएगी? तो नदी हो जाएगी सोम नदी। सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम नदी जो सहायक है वो माही नदी की सहायक नदी है, सोम माही जाखम। तो हमने माही नदी के ऊपर महत्वपूर्ण परियोजनाओं की चर्चा की है। एक हमने पढ़ा है भीखाबाई सागवाड़ परियोजना, जो कि डूंगरपुर जिले में माही नदी के ऊपर संचालित है। जाखम परियोजना की बात करें तो ये प्रतापगढ़ में जाखम नदी के ऊपर संचालित है। इसके अंतर्गत जाखम बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आता है। कौन सा बांध आता है? सबसे ऊंचा बांध आता है। फिर अगर हम बात करें कि अनास परियोजना, जो अनास परियोजना है वो अनास नदी के ऊपर बांसवाड़ा में संचालित है। सोम कागदर पिकअप परियोजना, सोम कागदर परियोजना जो कि उदयपुर में संचालित है, सोम नदी के ऊपर संचालित है। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी के ऊपर डूंगरपुर में संचालित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आता है माही नदी का समापन कहाँ पे होता है। तो माही नदी का समापन हमने पहले ही पढ़ा था। क्या याद किया था? माँ सबर रख, मैं खंबे से नहीं डरता। माँ सबर रख, माही नदी और सबर से साबरमती, इनका समापन कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी में। तो चलिए लिख लेते हैं कि इसका जो समापन है वो कहाँ पे होता है? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, या जिसे कहा जाता है कंबे की खाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंबे की खाड़ी। गुजरात में इसका जो समापन है वो होता है। कहाँ पे समापन होता है? खंबात की खाड़ी या कंबे की खाड़ी, गुजरात में माही नदी का है वो समापन होता है। फिर अगर हम बात करें कि माही बजाज सागर परियोजना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम प्राप्त करना चाहे, तो माही बजाज सागर परियोजना है वो किन किन के बीच की है? यह राजस्थान व गुजरात के बीच की परियोजना है। राजस्थान व गुजरात के बीच कितना कितना इनका परसेंटेज है? तो राजस्थान का हिस्सा 45% है, 45 और 55 का इनका अनुपात है। लेकिन अगर हम बिजली की बात करें कि 100% बिजली है वो माही बजाज सागर परियोजना से निर्मित 100% बिजली है वो कौन यूज करेगा? 100% बिजली राजस्थान को मिलेगी। राजस्थान को मिलेगी। किसको मिलेगी? राजस्थान को मिलेगी। 100% बिजली से मतलब कितनी बिजली होती है? वो बिजली आती है 100 कितना आता है यार, 90 और लगभग 140 मेगावाट। कितनी? 140 मेगावाट जो बिजली है वो बनती है इसके ऊपर। वो सारी की सारी किसे मिलती है? वो मिलती है राजस्थान को। फिर अगर हम इसका नामकरण किस हिसाब से किया गया, तो नामकरण आता है वो जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? जमनालाल बजाज, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण किया गया। जमनालाल बजाज है, इसको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। माही बजाज सागर परियोजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये राजस्थान और गुजरात के बीच 45:55 के रूप में है। 100% बिजली राजस्थान को मिलेगी, 140 मेगावाट। नामकरण की बात करें तो जमनालाल बजाज के नाम पर, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि माही नदी के ऊपर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं।
क्या पढ़ते हैं, माही नदी के ऊपर कौन कौन से शहर। एक तो हम पढ़ के आए बेणेश्वर धाम बसा हुआ है इसके किनारे, और एक और जो शहर आता है जिसका नाम आता है गलियाकोट। जो गलियाकोट शहर है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, डूंगरपुर जिले में स्थित है। ये माही नदी के किनारे स्थित है, माही नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ गलियाकोट के बारे में दो बातें महत्वपूर्ण आती है। पहली आती है रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर। रमकड़ा उद्योग के लिए, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। और अगर हम दूसरी इसकी एक और विशेषता देखें तो ये किसके लिए, यहाँ पे दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ या प्रमुख पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ कह सकते हैं, या जो प्रमुख तीर्थ स्थल है। इन दो कारणों से गलियाकोट को जाना जाता है या प्रसिद्धि प्राप्त है। किसके लिए, रमकड़ा उद्योग और दाऊदी बोहरा संप्रदाय के लिए। कौन सा शहर प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फिर अगर हम बात करें कि माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वैसे तो हम पढ़ के आए, लेकिन आगे हम जो इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, जैसे हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा था, तीर से चाप बनाया किसने, लाखन ने। फिर भी रावण ने हरण कर लिया किसका, माता सीता का। फिर हमने और क्या क्या पढ़ा था, सोम माही और जाखम पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सोम माही और जाखम पढ़ा था। और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ पढ़ी थी, हमारे यहाँ मोरैन भाद्रवे महीने की तरह अनास ही होने लगती है। तो आशा करता हूँ ये सहायक नदियाँ हैं। अब हम माही नदी की जो सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि माही नदी के जैसे सहायक नदियाँ, सोम प्रमुख नदी आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माही नदी की सहायक नदियाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत जो हमारे पास पहली नदी आती है वो आती है, ग्रीन मार्कर से लिखेंगे, पहली नदी आती है सोम नदी। तो सोम नदी का अगर हम उद्गम की बात करें, चलिए एक बार पहले सोम नदी का एक कच्चा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या है ना, कच्चा चिट्टा अगर हमारे पास हो तो बहुत सारा काम खत्म हो जाता है। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि ये इस तरीके से माही नदी निकलती है। ये क्या निकल रही है, माही नदी। इसके ऊपर इस तरीके से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम आता है सोम नदी। कौन सी नदी, ये नदी है सोम नदी। कौन सी नदी है, ये नाम आता है सोम नदी। फिर अगर हम बात करें इसका उद्गम कहाँ से होता है, एक एक बिंदु की अगर हम बात करते हैं, तो सोम नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, सोम का अर्थ होता है अमृत। क्या होता है, अमृत। अमृत किसने पिया था, शिवजी ने। शिवजी यानी विष पिया था। क्या पिया था, सोम रस के साथ साथ विष भी निकला था। तो इसका हो जाएगा बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ, बिच्चा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है, उदयपुर से। फिर ये आगे बढ़ती हुई इसका जो है वो, ये मतलब कहाँ कहाँ जाएगी, ये उदयपुर में बहेगी, उदयपुर के बाद डूंगरपुर। इसका समापन कहाँ हो जाएगा, समापन हो जाएगा बेणेश्वर धाम। कहाँ पे हो जाएगा, बेणेश्वर में इसका जो समापन हो जाएगा। कौन सी नदी में, माही नदी में इसका जो समापन हो जाएगा। फिर इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियों को जाखम, गोमती, सारणी, चारणी और टिड्डी वो बाद में देख लेंगे। इसके किनारे अभ्यारण्य की बात करें तो उदयपुर है, तो उदयपुर में कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा, उदयपुर में अभ्यारण्य हो जाएगा फुलवारी अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल या फुलवारी अभ्यारण्य है वो, इसके किनारे हो जाएगा, सोम नदी के किनारे।
फिर अगर हम परियोजना की बात करें तो उदयपुर में एक परियोजना चलती है जिसका नाम आता है, जस्ट पढ़ के आए, कौन सी? सोम कागदर परियोजना। सोम कागदर परियोजना जो कि उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी पर चल रही है? वो चल रही है सोम नदी के ऊपर। फिर अगर हम और देखें तो इसके बारे में एक और जो डूंगरपुर में परियोजना चलती है जिसे कहते हैं सोम कमला और अम्बा। सोम अम्बा कमला या सोम कमला अम्बा जो परियोजना है वो कहाँ पे चल रही है? डूंगरपुर में चल रही है। डूंगरपुर में चल रही है, कौन सी नदी हो जाएगी? नदी हो जाएगी सोम नदी। तो चलिए इस तरीके से जो सोम नदी है उसको कवर करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या आ रहा है कि क्या आ रहा है यार, मुझे तो कुछ नहीं पता क्या आ रही है। आ रही है कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। उद्गम हमने कहाँ से पढ़ा है? हमने पढ़ा है बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से। कहाँ से? बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ। बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ, ये जो बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है। याद रखने कैसे रखेंगे? सोम का अर्थ होता है, सोम का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से अमृत। तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? विष। विष को क्या लिख सकते हैं? विष भी लिख सकते हैं, विष या बिच्छा, इस तरीके से याद रखेंगे। फिर अगर हम इसके बहाव क्षेत्र की बात करें कि सोम नदी किन किन जिलों में बहती है, तो सोम नदी उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है उदयपुर से। हाँ जी, हम लोग इसके बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है? ये निकलती है उदयपुर से निकल रही है। कहाँ से? उदयपुर से निकलती है। और इसका समापन कहाँ होता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में। कहाँ पे होता है? बेणेश्वर डूंगरपुर में इसका समापन होता है। तो इसका बहाव राजस्थान के 2 जिलों में आ जाएगा, एक आ जाएगा उदयपुर और दूसरा आ जाएगा डूंगरपुर में इसका बहाव आता है। फिर अगर हम अगला बिंदु देखें कि इसका समापन कहाँ हो रहा है, तो समापन हमने सोम नदी के बारे में तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। सोम, माही, जाखम, इनका समापन होता है बेणेश्वर में। बेणेश्वर डूंगरपुर। तो क्या हो जाएगा? इसका जो समापन है वो माही नदी में समापन कहाँ हो रहा है? माही नदी में। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में इसका जो समापन है वो हो रहा है। तो आशा करता हूँ ये 3 बिंदु समझ गए होंगे। तो सोम नदी का उद्गम सोम यानी अमृत, अमृत यानी विष, विष से विष, बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, बहाव उदयपुर डूंगरपुर, समापन है वो सोम, माही, जाखम के आधार पर माही नदी में, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर अगर हम बात करें, क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे जो सोम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सोम की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? सोम, माही, जाखम होती है ना, तो इस तरीके से एक नाम आ जाएगा जाखम। सोम से गोम से गोमती हो जाएगी। क्या हो जाएगा? गोमती। एक इसकी नदी आती है जिसका नाम आता है सारणी, या कहीं कहीं पे इसका नाम लिखा जाता है सामरी भी लिखा मिलता है। क्या मिलता है? सामरी या सारणी के नाम से भी लिखा मिलता है। और एक आता है जारणी। क्या आता है? जारणी, या इसका नाम मिलता है जामरी भी लिखा मिलता है। क्या मिलता है? जामरी भी लिखा मिलता है। और एक आती है टिड्डी। क्या नाम आता है? टिड्डी। तो सोम नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? जाखम, सोम, माही, जाखम। तो वो जाखम तो याद है ही है। सोम से गोम यानी गोमती, सारणी, जारनी और टिड्डी। याद कितनी रखनी है? जो 3 नदियाँ हैं उनको ही खाली याद रखना है। फिर अगर हम आगे बात करें कि इस जो सोम नदी के किनारे कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है, तो इसके किनारे केवल और केवल एकमात्र अभ्यारण्य आता है जिसका नाम मिलता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। क्या नाम मिलता है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा
उदयपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सोम नदी के किनारे विस्तृत है या सोम नदी के किनारे फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास बिंदु आता है जो सोम नदी है उसकी सहायक नदी, जो सोम नदी के ऊपर कौन कौन सी परियोजना संचालित है। सोम नदी के ऊपर अगर हम परियोजना की बात करें तो परियोजना, दो परियोजना संचालित है। एक परियोजना का नाम आता है सोम कागदर परियोजना। कौन सी परियोजना? सोम कागदर परियोजना। और दूसरी आती है सोम कमला अंबा परियोजना। कौन सी परियोजना? सोम कमला अंबा परियोजना। ये दो परियोजना सोम नदी के ऊपर संचालित है। जो सोम कागदर परियोजना है ये राजस्थान के उदयपुर जिले में फैली हुई है। कौन से जिले में? उदयपुर जिले में फैली हुई है। और अगर हम बात करें कि सोम कमला अंबा ये परियोजना राजस्थान में कहाँ संचालित है? ये संचालित है डूंगरपुर में संचालित है। कहाँ पे? डूंगरपुर में। कौन सी नदी के ऊपर? सोम नदी के ऊपर संचालित है। तो हमने पढ़ा है कि सोम कागदर परियोजना उदयपुर में सोम नदी के ऊपर संचालित है और सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर में सोम नदी के ऊपर संचालित है। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे सहायक नदी, एक माहिम की एक और सहायक नदी आती है जिसका नाम मिलता है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी करके नाम मिलता है। तो अगर हम जाखम नदी के बारे में बात करें तो जाखम नदी के बारे में किस तरीके से देखेंगे? वही, ये हमारी मुख्य नदी है। ये कौन सी नदी है? ये वही नदी है यार, माही नदी। एक हमने इसकी सहायक नदी एक यहाँ से पढ़ी है। ये कौन सी थी? ये थी, अलग कलर से लिखते हैं यार, कलर अलग रहेगा तो मज़ा आता है। ये हमारी है सोम नदी। और एक यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम आता है, कौन सी नदी? नाम आता है जाखम नदी। कौन सी नदी? ये है हमारी जाखम नदी। तो अगर हम जाखम नदी के बारे में देखने का प्रयास करें तो जाखम नदी ये है, तो इसका उद्गम होता है वो भंवर माता की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? भंवर माता की पहाड़ियाँ, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में स्थित है। वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। फिर इसका अगर हम बहाव क्षेत्र देखें तो ये जिला आ जाएगा प्रतापगढ़। कौन सा जिला? ये जिला आ जाएगा प्रतापगढ़। और ये कौन सा हो जाएगा? ये समापन कहाँ हो रही है? ये समाप्त हो रही है बेणेश्वर धाम में। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? ये जिला हो जाएगा डूंगरपुर। अगर हम इसके समापन की बात करें तो इसका जो समापन वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम। और कौन सी नदी में? माही नदी में। माही नदी में बेणेश्वर धाम के ऊपर का जो समापन वो हो जाता है। इसके किनारे दो झरने हैं। दो झरने कौन कौन से? एक का नाम आता है लवकुश झरने, मान सकते हैं लवकुश झरने है वो इसी नदी के ऊपर है। इसके ऊपर एक परियोजना संचालित है। कौन सी परियोजना? वो परियोजना संचालित है प्रतापगढ़ में। परियोजना संचालित है, अलग से लिखते यार। हाँ, तो इसके ऊपर एक परियोजना संचालित है। उस परियोजना का नाम आता है, क्या नाम आता है? जाखम परियोजना। जाखम नदी के ऊपर संचालित है। और जो जाखम बांध है उसकी ऊंचाई कितनी आती है? 81 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आता है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कवर कर सकते हैं। फिर अगर हम इसके ऊपर और अगर हम देखने का प्रयास करें कि इसके ऊपर जो इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो जो जाखम नदी है जख्मी हो गई है, जख्मी है लेकिन फिर भी क्या कर रही है? शर्मा रही है। किस कारण से? अपने कर्मों के कारण से वो शर्म कर रही है। तो शर्माई और कर्माई किसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी? वो हो जाएगी इसकी हो जाएगी, यानी जो जाखम नदी है उसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। अगर हम इसके किनारे अभ्यारण्य की बात करें तो अभ्यारण्य कौन सा आ जाएगा? अभ्यारण्य आ जाएगा सीता माता अभ्यारण्य।
सीता माता अभ्यारण्य, सीता बाड़ी नहीं है, सीता माता अभ्यारण्य है, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है वुडन गिलहरी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मिलते हैं। घंटेल या चीतल की मातृभूमि कहलाती है। सागवान के सर्वाधिक वृक्ष की बात करें तो वो भी सीता माता अभ्यारण्य में ही पाए जाते हैं। तो चलिए जाखम नदी के बारे में एक एक बिंदु पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। उद्गम हमने कहाँ से करवाया था? तो जाखम नदी का उद्गम है वो होता है कहाँ से? वो होता है भंवर माता की पहाड़ियाँ। भंवर माता की पहाड़ियाँ, ये भंवर माता की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़ से। कहाँ से? प्रतापगढ़ से। जाखम नदी का जो मतलब उद्गम है वो होता है। फिर अगर हम देखें कि बहाव क्षेत्र ये कहाँ से निकल रही है? ये निकलती है भंवर माता की पहाड़ियाँ प्रतापगढ़। इसका समापन होता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। तो इसका जो बहाव क्षेत्र वो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिले आएंगे। फिर और अगर हम देखें, क्या देखेंगे? अरे भाई कुछ नहीं देखना है कि समापन जाखम नदी पढ़ रहे तो सोम माही जाखम है नहीं, इसका जो समापन है वो माही नदी में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में इनका जो समापन है वो होता है। आशा करता हूँ ये 3 बिंदु तो आप समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके किनारे 2 झरने हैं महत्वपूर्ण। कौन कौन से झरने? 2 झरने हैं। तो एक का नाम आता है लव कुश झरने हैं, वो किसके किनारे स्थित है? वो जाखम नदी के किनारे स्थित है। फिर अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? किसकी? जाखम नदी की सहायक नदियों की बात करें तो ये अपने जख्मी है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है? शर्मा रही है। क्यों? क्योंकि इसके कर्म ही ऐसे है। क्या है? उसने गलत कर्म किए हैं, इसलिए वो शर्माई और कर्म के कारण से शर्मा रही है। इसके ऊपर अगर हम बांध की बात करें तो बांध आता है जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं इसकी ऊंचाई 81 मीटर आती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? सबसे ऊंचा बांध कहलाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 किलोमीटर। फिर अगर हम बात करें कि इसके किनारे कौन सा अभ्यारण्य आता है, तो इसके किनारे आता है सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? सीता माता अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है। सीता माता अभ्यारण्य के बारे में अगर हम देखने का प्रयास करें तो सीता माता अभ्यारण्य के कारण यहाँ पे क्या पाई जाती है? यहाँ पे पाई जाती है वुडन गिलहरी पाई जाती है। और अगर हम इसके बारे में देखें तो यहाँ पे हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ पाई जाती है। हिमालय के बाद। और अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये घंटेल या जिसे कहा जाता है चीतल। क्या कहा जाता है? चीतल की मातृभूमि कहलाती है। कौन सी? चीतल की जो मातृभूमि कहलाती है वो कहलाती है, जो सीता माता अभ्यारण्य है वो कहलाता है। यहाँ पे सर्वाधिक सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के सर्वाधिक वृक्ष है वो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। सागवान के जो सर्वाधिक वृक्ष है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं सीता माता अभ्यारण्य में। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि माही नदी से मिलने वाली नदी, पहली नदी कौन सी है और अंतिम नदी कौन सी है? पहली नदी की बात करें तो आंसर आता है ईरू नदी। कौन सी नदी? ईरू नदी माही नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी आती है। और अंतिम नदी की बात करें तो अंतिम नदी आती है अनास नदी। कौन सी नदी? अनास नदी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।